तो नीरजा, चुनाव क्या मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या चेहरा, फेस? केजरीवाल के इर्द गिर्द ही, क्योंकि बीजेपी ने फेस तो नहीं दिया, पर केजरीवाल पर हमलावर होकर फेस को सबसे अहम विषय बनाया जा रहा है या मुद्दों पर लड़ाई हो रही है? देखिए, केजरीवाल सेंट्रल पीस हैं इस चुनाव के दिल्ली में, और सबसे हाईएस्ट स्टेक्स भी केजरीवाल के हैं। हम जानते हैं अगर केजरीवाल चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के, जहां आपने ठीक कहा बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई 25 साल कम नहीं होता, जबकि पूरे देश में वो राज कर रही है। अगर वो चौथी बार आते हैं तो देश, हालांकि पंजाब और दिल्ली में ही होंगे, ऐसा नहीं कि देश भर में सरकारें हैं उनकी, लेकिन देश शायद नई नज़रों से देखेगा उनको, और पूरा ऑपोजिशन ब्लॉक भी नई नज़रों से देखेगा। मान लीजिए वो हार जाते हैं इस बार, तो फिर मुझे लगता है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस पैदा होगी। पार्टी हो सकता है तितर बितर हो जाए, और बीजेपी की तरफ से तो धावा बोला ही जाएगा, तो उनके लिए स्टेक्स हाई हैं। बीजेपी ठीक है, एक और स्टेट आ गया, पार्टी की हैसियत बढ़ जाएगी, नरेंद्र मोदी की हैसियत बढ़ जाएगी। जो 240 सीटें थी पिछले साल की, एक बुरा सपना के रूप में हो जाएगी हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। कांग्रेस भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कांग्रेस दिल्ली जीतने वाली है। कांग्रेस कितना भी आम आदमी पार्टी को काटती है, उसकी अहमियत उतनी ही होगी। केजरीवाल को सेंट्रल फिगर बनाकर, कौन आगे है अगर आप नीरजा, मैं अभी उस पर तो आता हूं, केजरीवाल को सेंट्रल फिगर बनाकर सही रणनीति अख्तियार की है क्या बीजेपी ने, या उनका फेस ना देना दरअसल एक कमजोरी की निशानी भी साबित हो रही है? ठीक बीच मझधार में अभी चुनाव है, तब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, भाजपा के लिए एक चेहरा नहीं देना कमजोरी का चिन्ह है, और केजरीवाल सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करिए तो वो एक ही चीज़ कहेंगे, ठीक है शीश महल है, ठीक है लिकर स्कैम में किया नहीं किया, गलती की, पैसा बनाया, अपनी जगह है, लेकिन काम तो किया है। तो इसकी वजह से मैं मानती हूँ नंबर कम होंगे इस बार उनके, लेकिन फिर भी फ्रंट फुट पे वही हैं। पर सवाल ये पैदा होता है, और भाजपा की अंदरूनी जो फीडबैक है, जो पता लगता है सही है या नहीं है, कि उनकी वो मान रहे हैं 18 से 20 सीटें आएंगी। कांग्रेस की वो कहते हैं 3-4 सीटें आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी वो अलग चीज़ है। लेकिन मान लीजिए केजरीवाल का टैली 40 से 45 हो जाता है, अगर 50 तक पहुंचता है सेफ बनाएंगे, 40 और 45 के बीच में होता है तो रिस्की हो जाएगा। भाजपा मुझे लगता है उन्हें छोड़ेगी नहीं फिर तो आप ये कह रही हैं, आपने दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया कि किसका पलड़ा भारी है। अभी जो बहुमत का आंकड़ा 36 का है, उससे आगे दिख रही है आपको आम आदमी पार्टी इस समय? यस, आगे दिख रही है, इस समय आगे दिख रही है। हालांकि भाजपा की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है। भाजपा की स्थिति पिछले 2 इलेक्शन से बहुत बेहतर है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। तो भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर है। अब थोड़ा मैं आंकड़ों पर आ जाता हूं, उसके बाद दूसरे वरिष्ठतम जो पत्रकार हैं विनोद के पास जाऊंगा। पर संजय, अब मैं जरा आंकड़ों पर नजर डालूं तो बीजेपी दरअसल 32, सवा 32 से लेकर 38.5 के बीच झूलती आई है पिछले 3-4 चुनावों में। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, 2013, 2015, 2020। और आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में 54.25, 54.5, 53 से 54 के बीच में वो वोट लेती हुई दिखाई देती है। तो ऊपर नीचे आप कितना इसके अंदर फर्क आता दिख रहा है आपको? 10 साल की ये एंटी इनकम्बेंसी है, या एक डिसएडवांटेज या एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ तो कैंपेन शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन वो 2 महीने से जो बिल्कुल गली मोहल्लों में घुस गए तो वहां कैचअप गेम हो गया है और वो फ्रंट पर आ गए, जैसा नीरजा कह रही है। आम आदमी पार्टी आगे तो निश्चित है, नीरजा जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये भी बात सही है
मेरे अनुमान के हिसाब से कि 2020 वाली स्थिति नहीं है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत नीचे जाएगा और बीजेपी कितना नीचे जा सकता है? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ सर। मुझे लगता है पिछली बार उनका 54% वोट था। 4-5% की गिरावट की संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। वो 40s में जा सकते हैं, 48-49 पर अटक सकते हैं। 48 से 49 ऐसा मेरा मानना है कि लगभग आम आदमी पार्टी वहां पे टिकेगी और बीजेपी जो है लगभग 41 पर जा सकती है। 40-41 पर बीजेपी जाएगी और आम आदमी पार्टी 48-49 पे रहेगी। फिर भी फासला 8-9%, 7-8% का बना रहेगा। कांग्रेस जिसके पास 4% वोट थे, वो शायद चले जाए 7-8% पर। उससे ऊपर जाती हुई मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ती। ये आप अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि और ये थोड़ा समझाइएगा भी, एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जब तक वो कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो कहीं भी, जब तक उसे पार या उसे भेद नहीं पाती है तो सीटें नहीं मिलती हैं। 7-8% अगर कांग्रेस रह जाएगी तो इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव जीत जाए, वरना इसका मतलब कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुलेगा। 13-14% लाए बिना तो आप सब्सटैंशियल कुछ ऐसे 5-7 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं आ सकते। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं, सफोलॉजिस्ट आप हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे लगता है मैं आपकी बात को पूरी तरह से इंडोर्स कर रहा हूँ। कांग्रेस ऐसी स्थिति में एक भी सीट लाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती। इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार जीत जाए तो अलग है, लेकिन उसे मैं कांग्रेस की जीत नहीं मानूंगा। जिस आप थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबले में भी कम से कम 23-24% का थ्रेशोल्ड है। मैं तो 14-15 ही कह रहा था, 23-24 से ये होगा। कम से कम 22-23-24% चाहिए, तब आपकी सीटें आने लगती हैं। तो कांग्रेस की सीटें आने की गुंजाइश बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का जितना जबरदस्त हमलावर होना आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर नहीं, एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं तो केजरीवाल फर्जीवाल भी हो जाते हैं, फ्रॉड किंग भी हो जाते हैं। और पहली रैली जाकर राहुल गांधी सीलमपुर में करते हैं, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और झुग्गी झोपड़ियां भी वहां पर काफी हैं और उसके इर्द गिर्द भी 5-6 विधानसभा ऐसी हैं। तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर जो कांग्रेस थोड़ा बैंक कर रही है, तो मतलब वो गलत दांव लगा रही है, या लोग उनकी तरफ आए लोकसभा चुनाव में पर इस विधानसभा चुनाव में वो नहीं आने वाले हैं, वो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही? क्या आप ये भी कह रहे हैं? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता कि वो दांव गलत लगा रहे। दांव तो सही लगा रहे, क्योंकि यही दो तबके हैं। आपने जिक्र किया मुस्लिम मतदाताओं का और दलित मतदाताओं का। कांग्रेस को अगर उम्मीद है कि उनकी तरफ वोट शिफ्ट होंगे, तो इन्हीं दो समुदाय से वोट शिफ्ट होने की गुंजाइश है। कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। नहीं, मुसलमानों में एक नाराजगी है अरविंद केजरीवाल को लेकर। खासकर ताहिर हुसैन का मामला बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया, और पिछली बार शाहीन बाग पर चुप्पी साधकर काम चल गया था, पर इस बार बहुत जगह मुस्लिम समुदाय सवाल पूछ रहा है कि आप खुलकर कुछ बोलते नहीं हैं, चुनावी हिंदू भी हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजें चलते रहेंगी संदीप, लेकिन जब 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उस वक्त मुझे लगता है, और खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की चर्चा हो रही है, उस वक्त उनके दिमाग में एक ही चीज हावी होगा, कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगी। ये बिल्कुल सत्य है और इसी आधार पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट पड़ेगा। तो अभी भले ही उनके मन में दुविधा हो, असमंजस्य हो, कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, अरविंद केजरीवाल से अपनी नाराजगी जाहिर करें, लेकिन वोट डालने के दिन तो मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने पहले के चुनाव में लगभग 80-85% मुस्लिम वोट केजरीवाल को मिलता रहा है। हाँ, उससे कम की गुंजाइश मुझे अभी भी दिखाई नहीं पड़ती। और मुस्लिम दलित वोट, चाहे कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन जाएगा तो मतलब लाभार्थी जाति जो बनाई हुई है अरविंद केजरीवाल ने, अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लाभार्थी जाति इंटैक्ट दिखाई दे रही है आपको? काफी हद तक इंटैक्ट है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव मुझे लगता है जातियों से अलग हट करके क्लास पर आधारित है। जो गरीब और मध्यम वर्गीय जो तबका है, वोटर है, उसका बड़ा वोट केजरीवाल के पक्ष में जाता है। 2020 और 15 के चुनाव में भी हमने देखा। अगर आंकड़े पेश करूं, लगभग 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे। लेकिन अगर गरीब तबके के मतदाताओं की बात करें, जिनकी आबादी लगभग 1/3 है, 30 से 32% गरीब वर्ग के मतदाता होंगे, उनमें आम आदमी पार्टी को 67-68% वोट मिले थे। एवरेज वोट से 14-15% वोट ज्यादा। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पकड़ ही है गरीब मतदाताओं के बीच में।
और उन्हीं के बदौलत इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, और उनका वोट तो खिसकता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जिस बात से आपने शुरू किया, लाभार्थी वही है, लाभार्थी अभी भी केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। खड़े दिखाई पड़ते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।